विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे फिलिस्तीन के दिन ब दिन बिगड़ते हालात और विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाओं की खबर के साथ। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के अग्रणी दल जिहाद इस्लामी ने कुद्स में फिलिस्तीनी युवक की कार्रवाई पर तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिक्रिया पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात बताया है। जिहाद इस्लामी के मीडिया दफ्तर की ओर से कहा गया है कि मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीनी उम्मत के साथ तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात खयानत कर रहे हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के मीडिया कार्यालय के निदेशक दाऊद शहाब ने कुद्स की घटना पर संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की की ओर से निंदा किए जाने को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि ये अरब और मुसलमान समुदाय के स्टैंड के विरुद्ध है और हर रोज़ इसराइली आतंकवाद की भेंट चढ़ने वाले फिलिस्तीनी लोगों के साथ विश्वासघात है। बता दें कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इसराइल के हमले में 11 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत और 20 से अधिक के घायल होने की प्रतिक्रिया में कुद्स शहर में एक फिलिस्तीनी युवा ने गोलीबारी करते हुए 7 ज़ायोनी आप्रवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में कई अन्य घायल हुए थे। यरूशलेम में हुई इस जवाबी कार्रवाई पर तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसकी कड़ी निंदा की थी। वहीं इस घटना पर अमेरिका और यूरोप के फौरन संज्ञान लेने और प्रतिक्रिया देने पर टिप्पणी करते हुए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के प्रवक्ता तारिक सलमी ने कहा कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूतों की ओर से कुद्स ऑपरेशन पर फौरन एक्शन लेना एक बार फिर पश्चिम के दोहरे मानकों और दोगले चरित्र को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यही देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हर रोज़ सैकड़ों फिलिस्तीनियों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अत्याचार और हर दिन दसियों लोगों की हत्या पर चुप्पी साधे रहते हैं। जब हर दिन फिलिस्तीनी लोग बेदर्दी से मारे जाते हैं तब किसी की आवाज़ भी नहीं निकलती। यूरोपीय देशों का यह स्टैंड साफ तौर पर यह बात बताने के लिए काफ़ी है कि वो इसराइल के आतंकवाद को लेकर किसी नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी को कोई अहमियत नहीं देते। गौरतलब है कि जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर इसराइल के हमले में 11 लोगों की मौत से नाराज़ एक फिलिस्तीनी युवक खैरी अलकम ने उत्तरी कुद्स में नबी याकूब इलाके में गोलीबारी करते हुए 7 ज़ायोनी आप्रवासियों को मार गिराया था। गौरतलब है कि इन दिनों वेस्ट बैंक के हालात बेहद विस्फोटक हैं। अभी तक गज्जा पट्टी से सशस्त्र प्रतिरोध का सामना कर रहे इसराइल के लिए वेस्ट बैंक के हालात गंभीर खतरे की घंटी बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट के खतरनाक होते हालात के बीच अमेरिका की बदनाम खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इसराइल के अचानक और गोपनीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अगली खबर आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के प्रमुख इमरान खान ने देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि इस काम के लिए उन्होंने आतंकी संगठन को पैसे भी दे दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और PPP के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इमरान खान ने दावा किया कि जरदारी ने इसके लिए एक आतंकवादी संगठन को पैसा दिया था। इमरान खान ने टीवी पर प्रसारित होने वाले अपने भाषण में कहा कि जैसे ही मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से बेदखल किया गया तभी से मेरी हत्या करने की योजना बनाई जाने लगी। याद रहे कि प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ दिन बाद ही इमरान खान पर पाकिस्तान के वजीराबाद में हमला हुआ था। कहा गया था कि इस हमले में उन्हें कई गोलियां लगी थीं। इमरान खान ने अपने भाषण में कहा कि इससे पहले एक सार्वजनिक रैली में मैंने अपने समर्थकों से कहा था कि 4 लोग थे जिन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैंने ये खुलासे किए तो वो पीछे हट गए। फिर धर्म के नाम पर मुझे ख़त्म करने के लिए एक प्लान भी बनाया गया। वजीराबाद हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन साजिशों के पीछे के लोग लगभग सफल हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इमरान ने कहा कि अब उन्होंने एक प्लान C बनाया है और जरदारी इसके पीछे हैं। इमरान खान ने कहा कि जरदारी के पास भ्रष्टाचार का अथाह पैसा है, जो पैसा वो सिंध सरकार से लूटता है, जिसे विधायकों और सांसदों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान ने जरदारी और एजेंसियों पर अपनी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाते हुए कहा कि जरदारी ने ये पैसा एक आतंकी संगठन को दिया है। उनके सूत्रधार एजेंसियों में शक्तिशाली लोग हैं। निर्णय 3 पक्षों की ओर से लिया गया है और उन्होंने अपने अगले अपराध को अंजाम देने की योजना बना ली है। अगली खबर इस्लामोफोबिया के शिकार यूरोप से आ रही है।
यूरोप में मुसलमानों की आस्था और इस्लामी मुक़द्दसात के अपमान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हॉलैंड और स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में कुरान का अपमान किया गया है। हॉलैंड और स्वीडन के बाद अब एक दक्षिणपंथी डेनिश राजनेता ने यूरोप में कुरान के अपमान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुसलमानों की मुक़द्दस किताब को जला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क में तुर्की दूतावास के पास मौजूद मस्जिद के सामने डेनमार्क में इस चरमपंथी नेता ने कुरान मजीद को जलाया। बता दें कि इससे पहले चरमपंथी नेता रासमस पालुदान ने तुर्की के दूतावास के सामने कुरान मजीद जलाया था। इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर विरोधी रासमस पालुदान ने इस्लामी मुक़द्दसात का अपमान जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि वो हर जुमे को इसी तरह कुरान जलाता रहेगा। गौरतलब है कि स्वीडन में तुर्क दूतावास के सामने कुरान जलाने वाले रासमस पालुदान के पास स्वीडन और डेनमार्क दोनों की नागरिकता है। स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में राजधानी कोपेनहेगन में मस्जिद के पास और तुर्की दूतावास के बाहर पवित्र कुरान जलाने का मामला सामने आया है। रासमस पालुदान ने कहा कि जब तक स्वीडन को नाटो में एंट्री नहीं मिलती वो हर शुक्रवार को यूं ही कुरान जलाता रहेगा। इससे पहले भी इस आतंकी नेता की ओर से कुरान जलाने और उस पर नजिस जानवर का खून डालने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्वीडन के कई शहरों में तनाव फैल गया था और कुछ जगह तो दंगे भड़क उठे। वहीं इस घटना पर बयान देते हुए डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा है कि तुर्की और हमारे रिश्तों पर ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि इस घटना से तुर्की के साथ डेनमार्क के अच्छे रिश्तों में बदलाव नहीं होने वाला। डेनिश विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा काम अब तुर्की से इस बारे में बात करना है कि हमारा लोकतंत्र कितना आज़ाद है और डेनमार्क की सरकार और लोगों में अंतर है। बता दें कि पिछले हफ्ते स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन को चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वीडन ये ना सोचे कि इन घटनाओं के बाद भी उसे हमारा समर्थन मिल सकेगा। अगली खबर में सीरिया को लेकर सऊदी अरब के रुख में आए बदलाव पर बात करेंगे। सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में दमिश्क की निर्णायक जीत के साथ ही अब तक ISIS और अन्य वहाबी आतंकी संगठनों को हर तरह से समर्थन देने वाले देश अमेरिका के विरोध के बावजूद भी एक एक कर दमिश्क से अपने संबंध सुधारने की कवायद में लगे हुए हैं। तुर्की के बाद अब सऊदी अरब ने भी दमिश्क के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में दिलचस्पी दिखाई है। अरबी समाचार पत्र रायुल योम ने कहा कि इस बात के साफ संकेत मौजूद हैं कि सऊदी अरब अब सीरिया से अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है। रायुल योम ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरब और सीरिया के संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि रियाज दमिश्क के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है और इस बात को हाल ही में ब्लूमबर्ग को दिए गए सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के इंटरव्यू से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कतर और सऊदी मीडिया की ओर से असद सरकार के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द सीरियाई शासन के स्थान पर दमिश्क सरकार का इस्तेमाल किया है। इस सऊदी मंत्री ने रियाज और दमिश्क के बीच वार्ता के लिए विचार विमर्श के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के स्थायी दूत से मुलाकात भी की। रियाज में हाल ही में हुए जॉय अवार्ड्स के दौरान सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी फॉर एंटरटेनमेंट के प्रमुख तुर्की आले शेख ने सीरियन एक्टर्स का खास तौर पर इस्तकबाल किया और इस प्रोग्राम के दौरान जब भी सीरिया का नाम आया तो उन्होंने प्यारा और पसंदीदा सीरिया कहकर जिक्र किया और सीरिया के लिए अपनी तड़प और बेचैनी का इजहार भी किया। गौरतलब है कि 2011 में सीरिया संकट शुरू हुआ तो तुर्की, अमेरिका, कतर आदि देशों के साथ सऊदी अरब उन देशों में सबसे आगे था जिन्होंने दमिश्क विरोधी आतंकी दलों का हर तरह से खुल्लम खुल्ला समर्थन किया और दमिश्क में अपना दूतावास बंद करते हुए सीरिया से सभी रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।